तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठें सुबह चलें, ये झुकें शाम ढलें, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। पर आपको आपकी गर्लफ्रेंड ने डिच किया था ना, आपने बोला था एक। इनका क्या सवाल है? आज कंफ्यूजन दूर हो ही जाए। कंफ्यूजन ये है, हमने आपको कभी जवान नहीं देखा। मैंने कभी किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी, मुझे बिना बात के अंकल जी बुलाओ। पहला प्ले आपका पृथ्वीराज 5th क्लास में जो आपने किया था। अरे यार ये तो बहुत रिसर्च करता है। तो मैंने कहा चला जा ना बकवास कर, तू नंदू गिर। तो नंदू गिर जाता, 3 बार गिरना था। फिर मैंने बोला चला जा ना बकवास कर, नंदू गिर गया। जब मैंने तीसरी बार बोला चला जा, सडनली ऑडियंस में से नंद किशोर का बाप खड़ा हो गया और बोला नंदू अब के गिरा तो घर ना आइयो। उसके बाद इतिहास पलटा, नंदू पलटा। तो मैं कॉर्नर में बैठा था, बड़ा उदास था। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मेरे पिताजी 7-8 जंगली पीले फूल लेकर आए और उसका गुलदस्ता बनाया था उन्होंने, और उन्होंने मुझे देते हुए ये कहा बेटा ये तेरे लिए, हारने के लिए नहीं, ट्राई करने के लिए। फिर उन्होंने रिपोर्ट कार्ड देखी और बोले कि तू अपनी क्लास में 59th आया है? मैंने कहा हाँ जी। कहते स्टूडेंट कितने हैं? मैंने कहा 60। फिर उन्होंने एक लंबा पॉज लेके कमाल की बात की उन्होंने। तो आई विल से दैट आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली। और 14 लोगों की जो फैमिली है वो एक ही टॉवल यूज करती है। यार तुम कहाँ से ढूंढते हो सब चीज़ें? तो आपको पद्मश्री मिला है, आपको पद्म भूषण भी मिला है, आपको बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले हैं। तो डज अवार्ड्स मैटर टू यू? आपके हिसाब से अभी जो फिल्म का दौर चल रहा है वो पहले के दौर से इम्प्रूव्ड है या थोड़ा सा घट गया है? पहले तो मैं आपकी माताजी की तारीफ करना चाहता हूँ कि उनका टेस्ट बड़ा अच्छा है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपकी माताजी का? राजकुमारी सिंह। और मुझे फिल्म से एक्चुअल शूटिंग से 10 दिन पहले निकाल दिया था। फिर मैंने डायरेक्टर साहब को गालियाँ दी थी, शराब दिया था। हाँ, क्योंकि आपने जो मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया था द सिग्नेचर में, आई थिंक एक एक्टर के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं हो सकता। भट्ट साहब ने जोक करते करते कहा अरे माताजी देखिए आपके बेटे को मैंने स्टार बना दिया। तो मेरी माँ ने उनको कमाल का जवाब दिया। गाइस प्लीज वेलकम द लेजेंडरी अनुपम खेर सर इन आवर शो मेरे मोहल्ले में। वाह सर, मतलब मेरा तो कहना है कि हम खुश नसीब हैं कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां आप जैसे कलाकार हैं। वाह वाह, मुझे आपकी लाइन बड़ी अच्छी लगती है। ये मैंने दिल से महसूस की आपकी फिल्में देखने के बाद। बड़ी सारी तो हम देखते आए हैं, बट सिग्नेचर मैंने देखी तो मतलब आई वाज ब्लोन। 15-20 मिनट बाद तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इस पे बोलूं क्या। जी। तो इट ब्लोड मी अवे। बट क्योंकि आज बात विजय 69 की है जी, आपके बेस्ट फ्रेंड विजय सहगल रोल नंबर 21, हाँ जी, विजय पृथ्वी रोल नंबर 1। अरे वाह वाह वाह, गाली निकलवाने वाले थे। दे दीजिए सर, हम बीप कर देंगे। एंड योर पीटी टीचर वंस टोल्ड यू कि अकेला भी दौड़ेगा तो सेकंड आएगा। वाह, क्या मतलब, आपने तो रिसर्च बड़ा कमाल का किया हुआ है। एंड आप आ रहे हैं सर, तो विजय सहगल यहाँ पर हमारे साथ बाई चांस मतलब हमारे साथ मौजूद हैं सर। अगर आप अपना चेहरा भी दिखा दें आ जाओ, थोड़ा आगे आ आओ। जाएगा सर। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं विजय सहगल सर आइए यहाँ, आप प्लीज 2 मिनट बैठिए। गाइस प्लीज वेलकम। मतलब ये एक बाई चांस ही है कि मतलब मुझे तो पता भी नहीं था, सर ने बोला कि ये 8th स्टैंडर्ड से हमारे दोस्त हैं ये। हाँ जी। तो कुछ बताइए। ये घबराया हुआ भी, इसको समझ नहीं आ रहा क्या करे। बाकी हम टोटली ब्लैंक, क्या मतलब क्या बोलूं। कुछ नहीं, बस इनके बारे में 2 शब्द बोल दीजिए जो बचपन में आप इन्हें बोलते थे या स्कूल में बोलते थे। वो मैं नहीं बोल सकता सर। अरे बोल दीजिए, कर देंगे, कैमरा ऑफ करवा देंगे, कोई बात नहीं। ज़बरदस्त दोस्त है सर हम पुराने। मैं 57 ईयर हो गए हम लोग इकट्ठे हैं। तो आज मैं बड़ा खुश हूँ। कोइंसिडेंस है ये, मैं पिछले साल 69 का था और नाम मेरा विजय है। पर पता नहीं कैसे विजय 69, मुझे लगा मेरे पे बना रहा है पिक्चर। पर जो भी, आई एम वेरी हैप्पी। बट आई थिंक जो ट्रेलर मैंने देखा सर, शानदार ट्रेलर है। मुझे लगता है जितने भी लोग 69 के हैं उनका नाम विजय है या सुनील है या अमित है, उन सबके लिए ये फिल्म है। मैं उससे थोड़ा आगे जाऊंगा। जितने भी लोग 19 के हैं, 29 के हैं, 39 के हैं, 49 के हैं और ये 69 के हैं, उन सब के लिए ये फिल्म है। उन सब के। और ट्रेलर मैंने तो देख लिया पहले, आप लोग भी देखिएगा। मतलब कमाल का ट्रेलर है और वो ट्रेलर फिर से आपको एहसास दिलाता है। नहीं तो सर घबरा। आइए सर, प्लीज हैव सम टी कॉफी। तो सर क्या 69 में विजय 69, हाउ द
बाई मुझे चांस लगता था है फिल्म ये का जो- नाम रखा गया या नहीं पहले से जब अक्षय रॉय जो इसके राइटर डायरेक्टर हैं वो जब ये फिल्म लेकर स्क्रिप्ट लेकर मेरे पास आए थे तो उन्होंने, तब मैं 68 ईयर्स का था, तो उन्होंने मुझे जब मैं ये स्क्रिप्ट दिया पढ़ने को और मुझे लगा कि कितना करेक्ट स्क्रिप्ट है, मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। हालांकि विजय की लाइफ में ज़्यादा उपलब्धियां नहीं होती, जो विजय मैथ्यूज मेन कैरेक्टर है उसकी लाइफ में कोई उपलब्धि नहीं है, तो इसलिए वो उपलब्धि हासिल करना चाहता है कि वो 69 की उम्र में ट्रायथलॉन में हिस्सा लेना चाहता है। ट्रायथलॉन जो है, मैं आपकी ऑडियंस के लिए बता दूं, वो एक ऐसा गेमिंग स्पोर्ट है जिसमें आपको एक दिन में एक साथ में 1.5 किलोमीटर तैरना होता है, 40 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है और 10 किलोमीटर दौड़ना होता है। और वो 69 की उम्र में पॉसिबल नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि सब कुछ पॉसिबल है। मेरी जो पैरेलल लाइफ है, हालांकि मैंने बहुत कुछ हासिल किया भगवान की कृपा से और अपनी मेहनत से, पर मुझे लगता है कि फिर भी जो है लोग इसको स्लॉट में डालना शुरू करते हैं। अभी 69 का हो गया है, चलो इसको लेजेंड बुलाना शुरू कर दो, इसको वेटरन बुलाना शुरू कर दो, इसको थेस्पियन बुलाना शुरू कर दो, फिर इसको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दो और फिर ये सनसेट में चले जाएंगे। मैं तो 20 साल तक अभी अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं लेने वाला, देगा भी नहीं कोई आपको, क्योंकि मुझे लगता है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बेस्ट मुझे। एक्टर का अवार्ड ही हाँ। मिलेगा आपको, मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट तो मुझे नहीं लगता अभी- चाहिए ही नहीं, बिकॉज इसके ट्रेलर के अंत में एक बड़ी खूबसूरत लाइन है कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अब जितने भी यहाँ पर आपके ऑडियंस में लोग हैं, ये तो सब यंग ऑडियंस हैं, मगर इनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि सपने देखना बरकरार रखें और आंख बंद हो जाए तब भी सपने देखें, आंख खोलें तब भी सपने देखें, क्योंकि सपने नहीं देखेंगे तो उनको हासिल करने की कोशिश कैसे करें। बिल्कुल। तो सही बात है। तो विजय 69 एक ऐसे आदमी की कहानी है जो साधारण किस्म का आदमी है, जिसने एक ज़माने में अपनी जवानी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था स्विमिंग के उसमें कंपटीशन में, और फिर ज़िंदगी ने उसको ऐसा रास्ते पर लाके खड़ा किया कि उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। जैसे हमारे में से ज़्यादा 90% जो पेरेंट्स हैं वो, हम उनकी वो उपलब्धि मानते ही नहीं हैं जो उन्होंने बच्चों को पैदा किया, बच्चों को बड़ा किया, उनको शिक्षा दी, उनको घर बनवाया, उनको नौकरी दिलवाई। ये उपलब्धि में नहीं आता, ये तो जिम्मेदारी में आता है। और विजय 69 कहता है कि विजय जो कहता है कि मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं कुछ, जब लोग मैं जब चला जाऊँ तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी रिपोर्ट कार्ड में कुछ था ही नहीं। मेरे को स्विमिंग नहीं आती थी और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे लगा ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। डायरेक्टर साहब ने कहा और प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि हम मैनेज कर लेंगे, ट्रिक्स कर लेंगे, या फिर हम कुछ वो VFX कर लेंगे या डुप्लीकेट को इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, अगर मैं इसको सच्चे तरीके से इस रोल को निभाना चाहता हूँ तो मुझे स्विमिंग सीखनी पड़ेगी। तो मैंने 68 की उम्र में स्विमिंग सीखी लास्ट ईयर, और मैंने इस फिल्म में स्विमिंग की है और मैं साइकिलिंग की है और मैं दौड़ा हूँ, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बिकॉज रीटेक होते रहते थे। हमारे डायरेक्टर अक्षय बाबू बार बार बोलते थे बहुत अच्छा था, कमाल का था, ज़बरदस्त था, फैंटास्टिक था, एक और। अरे भाई, इतनी बार अगर फैंटास्टिक ज़बरदस्त था तो फिर एक और क्यों करना है। मगर थे, उनकी ज़िद थी, और फिर दोबारा वो तैरना शुरू करा, फिर साइकिल चली, फिर मेरा कंधा भी टूट गया था, माई शोल्डर गॉट डिसलोकेटेड इस फिल्म में। हम पूरी रात वो गेटवे ऑफ इंडिया पे शूटिंग कर रहे थे, फिर मेरे को 4-5 घंटे का ब्रेक दिया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि सनराइज़ का शॉट लेना है। फिर मैं जब सनराइज़ ले आया तो साइकिल पे जाना था मुझे, तो क्योंकि स्पोर्ट्स साइकिल थी और वो कॉबल्ड स्ट्रीट थी, उबड़ खाबड़ थी, तो मैंने आगे की ब्रेक मार दी और पीछे से पहिए उठ गए और मैं सर बचाने के लिए अपने कंधे पर गिरा, तो कंधा मेरा डिसलोकेट हो गया। फिर मैं वैन में चला गया, बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द थी। फिर वो आए मेरे पास कि उन्होंने कहा पैकअप करते हैं, अभी तो छोड़ देते हैं, आप हॉस्पिटल चलिए दिखाते हैं। तो मैंने कहा कि हमको बड़ी मुश्किल से लोकेशन मिली है गेटवे ऑफ इंडिया, पैसा लगा होगा यहाँ पर। मैंने कहा कितना काम बाकी, उन्होंने कहा 4 शॉट्स बाकी हैं। मैंने कहा शॉट देकर फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। फिर मैं टूटे कंधे से मैंने शॉट दिया, पर ये हर स्क्रिप्ट के लिए नहीं हो सकता, उसके लिए विजय 69 जैसा स्क्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि और आपके जैसा एक्टर भी होना जरूरी है सर, जो कमिटमेंट, मतलब नहीं तो आजकल छोटी सी जब चोट लगती है। जब बंद कर दे इसको, नहीं तो तेरा खत्म हो जाएगा, वो रिकॉर्ड कर रहा है पूरा। स्टोरेज या ये देख लेना शो। मैं भेज दूंगा लिंक आपको। हाँ,
क्योंकि आजकल तो क्या होता है, ज़रा सी भी किसी को चोट लगती है तो हेडलाइन बनती है, हाँ ठीक है, हेडलाइन ज़्यादा बनती है और जी, मुझे जी, लगता है चोट उतनी गहरी नहीं होती, बट यहाँ तो हमें इस किस्से के बारे में मैंने तो आपको शायद बताया था कि हम आपके यहाँ कौन के दौरान भी मुझे फेशियल पैरालिसिस वो हुआ तो था। एक किसी ने क्वेश्चन भी रेडी कर रखा था, तो उस किस्से को ज़रा बता ही दीजिए। नहीं, जब मैं हम आपके यहाँ कौन कर रहा था तो एक दिन मैं अपने दोस्त अनिल कपूर साहब के घर खाना खा रहा था, तो सडनली मुझे सुनीता जी, जो उनकी वाइफ का नाम है, उन्होंने कहा कि अनुपम तुम एक आंख से ब्लिंक नहीं कर रहे, तुम्हारी एक ही आंख ब्लिंक कर रही है। फिर मुझे पता लगा, दूसरे दिन यश चोपड़ा जी को मिलने गया तो उन्होंने कहा कि तू डॉक्टर के पास जा, तेरा जो चेहरा है वो टेढ़ा हो गया है थोड़ा। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर सिंघल के पास, वो बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, बड़े फेमस न्यूरोलॉजिस्ट, और उन्होंने कहा कि मिस्टर खेर, लीव एवरीथिंग फॉर 2 मंथ्स, आपको फेशियल पैरालिसिस हो गया है। उस दिन हमारा पहला दिन था हम आपके यहाँ कौन की शूटिंग के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का, वो जो टेरेस पे पिलो बांटते हैं और सब लोग अपनी आइटम करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप ये दवाइयाँ खाइए, ये आप करंट वगैरह लीजिए और ये सब कुछ करिए और रेस्ट करिए 2 महीने, आप बिल्कुल बेड रेस्ट। जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे लगा कि अगर मैं आज घर चला गया तो मैं पूरी ज़िंदगी हर बार किसी ना किसी बात से डर कर घर चला जाया करूँगा। तो मैं आज ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपने फिल्मिस्तान स्टूडियो में गया, मैंने माधुरी दीक्षित, सलमान और सूरज के सामने कहा, भाई मेरा चेहरा टेढ़ा हो गया बट मैं शूटिंग के लिए तैयार हूँ। तो अगर फिर मैंने 2 महीना शूटिंग की उस सीन की, आज भी अगर आप उस फिल्म को देखोगे तो उस सीन में मेरा चेहरा टेढ़ा है और मेरा कोई क्लोजअप नहीं है। तो वैसा ही करना चाहिए लाइफ को। लाइफ से हम बहुत, और आजकल खासकर हर चीज़ में हम निकल जाते थे सुबह, मैं और विजय और बाकी लोग, हमारे माँ बाप को पता ही नहीं होता था कि हाँ हम कहाँ गए हैं, कहाँ चोट लगी है। चोट लग के घर पे आओ तो थप्पड़ पड़ता था, बिना चोट के आओ तो थप्पड़ पड़ता था। वो थप्पड़ों ने बहुत कुछ सिखाया है। तो आई थिंक समटाइम्स यू हैव टू टेक द लाइफ बाय इट्स हॉर्न्स, सींग से पकड़ के उसको लाइफ को हराना पड़ता है। लेकिन ये आपके साथ सर शुरू से रहा, आपको पहला प्ले आपका पृथ्वीराज 5th क्लास में जो आपने किया था, चला जा ना बकवास कर, अरे यार ये तो बहुत रिसर्च करता है, बहुत नंदू research गिर जा, करता है। हाँ। और फिर नंदू ने गिराया था आपको, वो किस्सा सुनाइए, क्योंकि वो मुझे लगता है वो एक ऐसी मोटिवेटिंग चीज है। नहीं, लोग कहते हैं ना एक्टर बॉर्न होते हैं, बॉर्न एक्टर होते हैं। अरे वो बॉर्न है, कोई बॉर्न एक्टर नहीं होता। अगर बॉर्न एक्टर होता तो मेरा पहला प्ले इतना ख़राब था, डिज़ास्टर था मेरा पहला प्ले, डिज़ास्टर। हमारी क्लास टीचर मिसिस बजाज थी एक, उन्होंने एक प्ले चुना करने के लिए, प्ले का नाम था पृथ्वीराज चौहान, और चूंकि मैं क्लास में सबसे गोरा लड़का था, मेन रोल मुझे मिला। पता नहीं उनको लगता कि राजा, और ऐसा कुछ नहीं। और बहुत पतला था मैं, बहुत ही पतला था। आई वॉज सो थिन दैट आई कुड सी थ्रू ए की होल विद बोथ माई आइज़, इतना पतला था मैं। तो मैं बन गया पृथ्वीराज चौहान और 5th स्टैंडर्ड में था। और एक दूध वाले का बेटा नंद किशोर यानी नंदू बन गया जयचंद। अब पृथ्वीराज चौहान की कहानी आपको पता होगी, पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की बहन से प्यार हो जाता है, संयुक्ता से, और प्ले में उसको पाने के लिए मुझे उसको नंदू को 3 बार गिराना पड़ता है। तो मैंने अपने घर वालों को बता दिया कि मेरा कल प्ले देखने आना। तो मेरे पिताजी बोला होता क्या है, एंड में तू जीतता है? मैंने कहा जी जीतता हूँ, मेरे को 3 बार डायलॉग बोल के तलवार चलानी है और उन 3 बार नंदू गिरता है। तो जब पर्दा उठा तो पर्दे के एक तरफ नंद किशोर, दूध वालों की पूरी फैमिली, हट्टे कट्टे मूछ वाले डोले वाले दिखा, एक तरफ खेर खानदान के चमकते सितारे, पतले से गवर्नमेंट सर्वेंट्स, टीचर्स। पर मुझे पता था मेरा तो एंड में जीत होने वाली है। तो नाटक शुरू हो गया, फिर हमने डायलॉग वायलॉग बोले, और फिर जब मुझे उसको गिराना था तो मैंने कहा चला जा ना बकवास कर तू नंदू गिर, तो नंदू गिर जाता। 3 बार गिरना था। फिर मैंने बोला चला जा ना बकवास कर, नंदू गिर गया। जब मैंने तीसरी बार बोला चला जा, सडनली ऑडियंस में से नंद किशोर का बाप खड़ा हो गया और बोला नंदू अब के गिरा तो घर ना आइयो। उसके बाद इतिहास पलटा, नंदू पलटा, और जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को उठाकर ऑडियंस में फेंक दिया, और फेंकते वक्त बोलता नंदू बापू अब घर आऊं। तो ये मेरा पहला प्ले था, ये डिजास्टर था। मगर हिम्मत थोड़ा हारता है इंसान, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। बट लेकिन उसके बाद आपके पिताजी ने जो किया, जो जेस्चर था, आप उसके बाद मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला स्कूल में उस दिन। फिर मुझे लगा चलो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड नहीं मिला। फिर मुझे लगा चलो कॉन्सोलेशन प्राइज मिल जाएगा, वो नंद किशोर को दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। तो मैं बड़ा उदास बैठा था। हम छोटे से इतने से कमरे में रहते थे, 14 लोग। तो मैं एक कॉर्नर में बैठा था, बड़ा उदास था। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मेरे पिताजी, हमारे घर के बाहर एक पहाड़ था
छोटा सा ऐसे टीला जैसा, उसमें से 7-8 जंगली पीले फूल लेकर आए और उसका गुलदस्ता बनाया था उन्होंने, और उन्होंने मुझे देते हुए ये कहा, बेटा ये तेरे लिए, हारने के लिए नहीं, ट्राई करने के लिए। तो जिस बच्चे को, जिस 9 साल के बच्चे को या 10 साल के बच्चे को उसके पिताजी ये सबक सिखाते हैं कि बेटा तू हारेगा भी, तब भी मैं तेरे को पीले रंग के जंगली गुलाब पेश कर सकता हूँ या जंगली फूल पेश कर सकता हूँ। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट लेसन ऑफ लाइफ। तो जब इस तरह की कोई बात हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। बिल्कुल। एंड आई थिंक इस तरह की मोटिवेशन अगर सबको मिले, क्योंकि बहुत से बच्चे शायद इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इतना डाल देते हैं कि तू गधा है, जीत नहीं पाया। ये फेलियर को बहुत हवा बनाया हुआ है लोगों ने। फेलियर कुछ होता ही नहीं है। फेलियर मानो तो है, नहीं मानो तो ना है। मेरे पिताजी बड़े कमाल के इंसान थे। पता नहीं क्या पिछले 15 दिन से मैं सिर्फ पिताजी की बातें कर रहा हूँ। नहीं, मम्मी की भी बात करेंगे, वो भी बहुत कमाल की इंसान। नहीं वो तो खैर हैं ही, वो तो अभी भी उनके तो चलते रहते हैं वीडियोस वगैरह। तो 9th स्टैंडर्ड में मैं रिपोर्ट कार्ड लेके पिताजी से साइन कराने गया था और जल्दी में मैंने उनको दिखा दी, तो उनके पास सडनली उनको कुछ याद आया, तो मुझे लगा जल्दी में कर देंगे साइन। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट कार्ड देखी और बोले कि तू अपनी क्लास में 59th आया है। मैंने कहा हाँ जी। कहते स्टूडेंट कितने हैं? मैंने कहा 60। तो फिर मुझे लगा वो डांटेंगे, पीटेंगे, मतलब पीटते तो खैर बिल्कुल नहीं थे, कुछ कहेंगे। फिर उन्होंने एक लंबा पॉज लेके कमाल की बात की। उन्होंने कहा बेटा एक बात तो है, जो फर्स्ट आता है ना उसको हमेशा टेंशन रहती है कि मुझे फर्स्ट आना है। वो सेकंड आता तो उसको लगता है मेरा डिमोशन हो गया, लेकिन जो 59th आता है कभी भी 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 28th आ सकता है। तो एक काम करना, थैंक यू, तो एक काम करना, अगले बार अपनी क्लास में 48th आ जाना। एंड देन ही सेड वन थिंग, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेड रिमेंबर फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। तो हमारे घर वालों ने, और वो ऑर्डिनरी क्लर्क थे, ऐसा नहीं थे कि वो कोई महात्मा किस्म के या बहुत ही ज्ञानी किस्म के इंसान थे। नॉर्मल क्लर्क थे जो अपना जीवन बहुत सादगी से जीते थे, बट उनकी सीख और उनका जीवन के प्रति जो रवैया था वो कमाल का था। वही रवैया मेरा है। वो दिलवाले दुल्हनिया वाले ले जाएंगे में मैंने उसी फादर का रोल किया है। मैं शाहरुख खान को बोलता हूँ कि बेटा हम तो हिंदुस्तान में फेल हुए हैं, तो उन्हें लंदन में फेल होकर दिखा दिया। तो इट्स हाउ यू ट्रीट फेलियर। फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर अकॉर्डिंग टू मी, बेस्ट टीचर। अब ये मत सीख जाना कि फेल ही होना है, ठीक है, कि उसके बाद कि अनुपम सर ने कहा था कि कोई बात नहीं, फेल भी हो जाओगे तो ठीक है। नहीं, अगर फेल होके यहाँ तक पहुँच जाओगे तो बहुत बड़ी बात है। चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनिष्का। हाय सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 40 साल से भी ज़्यादा हो गया आपको इस इंडस्ट्री में, और इतनी सारी फिल्म्स करने के बाद और इतने कैरेक्टर्स प्ले करने के बाद ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको प्ले करने में आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई होगी? देखो किसी भी काम को डिफ़िकल्ट बनाना आपका काम होता है, अगर उसको अच्छा करना है। पहले तो मैं बहुत सारे रोल ऐसे कर देता था, मुझे लगता था कि मैं पढ़ा लिखा एक्टर हूँ। मैं 3 साल ड्रामा स्कूल में दिल्ली से पास किया है, 1 साल मैंने चंडीगढ़ से किया है, 6 महीने मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट से किया है। पर अब पिछले 7-8 साल से मैं अपने काम को मुश्किल बनाता हूँ। चाहे विजय 69 जो है मेरी, जो रिलीज़ हो रही है 8 तारीख को नेटफ्लिक्स पे, 8 नवंबर को, वो मैं चाहता तो मैं बहुत आसान तरीके से भी कर सकता था, लेकिन मैंने उसको बहुत मुश्किल बनाया। मैं चाहता तो मेरे स्विमिंग के शॉट कोई और कर सकता था, मगर मैंने खुद स्विमिंग सीखी 68 साल की उम्र में। मैं चाहता तो उसमें जितने भी सीन थे बड़े आसानी से कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि आसानी से ये सब हो सकता है। पर मैं ये भी महसूस करता हूँ कि कॉम्पिटेंस इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिलियंस। जो चीज़ आपको लगता है मैं आराम से कर सकता हूँ, फिर वो आराम वैसी रहती है। तो ये विजय 69 बहुत मुश्किल था। आपने जिस फिल्म की तारीफ़ की, सिग्नेचर बहुत डिफ़िकल्ट रोल था। कॉमन मैन का रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें कोई क्वालिटी नहीं होती है सिवाय कॉमन होने के। एक आदमी किसी चीज़ में अच्छा है, उसमें होता है, आसानी होती है। मेरी एक और फिल्म थी खोसला का घोंसला, अभी लास्ट वीक रिलीज़ हुई, बहुत डिफ़िकल्ट रोल था। सो जो चीज़ साधारण लगती है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। और एक मैंने आप ही के शो में एक लाइन आपने बोली थी, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। जी, ये भी लाइन मैंने आपको, पिछले इंटरव्यू में भी आपने एक लाइन सिखाई थी कि जो अच्छे दिखते नहीं हैं, हाँ वो अच्छा महसूस करते हैं। हाँ, सही बात है आपकी। मतलब तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ हर बार सिखा जाते हैं। आई थिंक तजुर्बा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। सर लेकिन एक
चीज़ मुझे आपको लेके कंफ्यूज करती है कि कई आज बार हम कंफ्यूजन दूर हो ही जाए। कई बार हम एक्टर्स का इंट्रोडक्शन करते हैं, कहते हैं आप रिवर्स एज में जा रहे हैं, ठीक है, आपके साथ भी वो चीज़ है, लेकिन कंफ्यूजन ये है हमने आपको कभी जवान नहीं देखा। जी, मैंने भी नहीं देखा। तो वो क्या, हाउ यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको किस तरह, मतलब मैंने सोचा मैं नहीं, क्या बोलूं। मेरी पहली फिल्म ही जो थी वो 28 साल के उम्र में मैंने 65 साल के बुजुर्ग का रोल किया था। तो लोगों ने मुझे कभी यंग एज में देखा ही नहीं सिवाय मेरे, है ना। दिल में भी मैंने आमिर खान के फादर का रोल किया, दिल है कि मानता नहीं में पूजा भट्ट के फादर का रोल किया, दिल वाले दुल्हनिया में शाहरुख के फादर का रोल किया, मैंने हेमा जी के भी फादर का रोल किया है, मैंने ऋषि कपूर जी और अनिल कपूर जी के ग्रैंडफादर का रोल किया है। इसलिए ये बूढ़े होते चले जाएंगे और मैं वहीं पे रहूँगा। ये स्ट्रेटजी काम आ गई मेरे आपको पता ही नहीं मैं कैसा दिखता था। तो जब मैंने 65 का रोल किया था 28 साल की उम्र में, तो आई वॉज ट्राइंग टू प्ले एन ओल्ड मैन। नाउ आई एम 69, आई डोंट फील ओल्ड एट ऑल, आई एम प्लेइंग ए 69-year-old मैन इन विजय 69 एंड आई एम यूजिंग द एनर्जी ऑफ ए 28-year-old बॉय, बिकॉज दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। हम अपने, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ बिकॉज सब यंग ऑडियंस है, हम अपने घर वालों को बूढ़ा महसूस कराते हैं। हमको नौकरी रिटायर करती है, लेकिन ज़िंदगी से रिटायर हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं। उनको ये महसूस करा के कि अब आप रिटायर हो गए नौकरी से, अब आप किसी काम के नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता। 58 साल की उम्र में, जिस उम्र में इंसान यहाँ पर हिंदुस्तान में रिटायर होता है, तब तो ज़िंदगी शुरुआत होती है। हम उसको कहते हैं बाबूजी आप ज़रा साइड पे बैठो, बाबूजी उठ जाओ, ऐसे मत उठो, रुक जाओ 1 मिनट, ऐसे, अरे हट नटखट। हाँ? बहुत दम है, माँ बाप में बहुत दम होता है। मेरी माँ, गॉड गिव हर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, वो बॉम्बे से सूरत गई, सूरत से फिर दिल्ली गई और दिल्ली से जम्मू गई और आज जम्मू से वापस बॉम्बे आई हैं, बिकॉज हमने उनको कभी बूढ़ा महसूस ही नहीं होने दिया। हम लोग अपने घर वालों को बूढ़ा महसूस कराते हैं कि नहीं बाबूजी, अंकल जी। मैंने कभी किसी को बोलने की इजाज़त नहीं दी, मुझे बिना बात के अंकल जी बुलाओ। होता ना, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा बहुत होता है, लाओ अंकल जी मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इंस्टाग्राम। अरे इडियट, मैं तुझे बता सकता हूँ कैसे करते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट मेक योर पेरेंट्स फील एज यंग एज यू आर, बिकॉज रिश्ते में वो आपके बाप लगते हैं। आपने मदर का जिक्र किया, सारांश से जब आप स्टार बन गए जी, भट्ट साहब ने उनको बोला था देखो मैंने तुम्हारे बेटे को स्टार बना दिया, क्या कहा था उन्होंने भट्ट साहब? तो जब सारांश रिलीज़ हुई और फिर वो मतलब रातों रात एक हंगामा सा हो गया कि एक 28 साल के बूढ़े ने बच्चे ने 65 साल के बूढ़े का रोल बड़ा कमाल का किया है। तो फिर उसके 2-3 हफ्ते बाद मैंने फिल्में साइन की और नहीं बल्कि आई थिंक 2-3 महीने बाद फिर मैं भट्ट साहब के घर लेके गया अपनी माँ को। तो भट्ट साहब ने जोक करते करते कहा, अरे माता जी देखिए आपके बेटे को मैंने स्टार बना दिया। तो मेरी माँ ने उनको कमाल का जवाब दिया, उन्होंने कहा मेरे बेटे में कोई बात होगी तभी आप बना सके होंगे, वरना आपने तो हर एक के शुरू बना दिया। ये कॉन्फिडेंस एक मदर का अपने बेटे पे भी था और कहीं ना कहीं नहीं, आई थिंक सेल्फ मेड जो लोग होते हैं ना, उनमें एक अहंकार होता है कि हम अपने आप बने। मुझ में भी वो है। अब उसको अहंकार कह लीजिए, उसको कॉन्फिडेंस कह लीजिए, उसको कुछ भी कह लीजिए, वो बहुत ज़रूरी भी होता है। क्योंकि इसीलिए जो सेल्फ मेड आदमी होता है वो उसमें एक ख़ास किस्म का एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना ज़्यादा होती है। मैं अपने आप बनाऊँ, मैंने ट्रेनिंग पास की है, मैं सड़कों पे रहा हूँ, रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहा हूँ, खाने को पैसे नहीं थे, लेकिन आज मैं आपके शो पे अपनी पता नहीं 535वीं फिल्म की बात कर रहा हूँ और उस फिल्म की बात कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने स्विमिंग सीखी। उस फिल्म की बात कर रहा हूँ जो मैं कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की 542 फिल्म में से अगर 5 फिल्मों को चुना जाए तो उसमें से एक फिल्म वो रहेगी 100%। क्या बात। और मतलब ट्रेलर तो मुझे यही बता रहा है, बाकी मुझे लगता है इस फिल्म को देखने के बाद मैं तो ट्रेलर देखने के बाद आपको तो बहुत कुछ सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिग्नेचर की मेरे इतनी तारीफ की थी। अब आप तैयार हो जाइए, आप बैठिए 3-4 दिन पिक्चर देखने के बाद, फिर आप देखिए आप क्या लिखेंगे। मैं ट्रेलर देखने के बाद मैंने सोचा कि यार अब इस पे क्या बोलूँगा, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो अनुपम सर नोटिस करें। तो बताइए, कम से कम मेरा जिक्र करें किसी इंटरव्यू में। हाँ, क्योंकि आपने जो मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया था द सिग्नेचर में कि हम खुशनसीब हैं, हम अनुपम खेर के दौर में रह रहे हैं। आई थिंक एक एक्टर के लिए
इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। वो मैंने, आप लोग वो पिक्चर देखिएगा, मतलब आई थिंक मैंने वो पिक्चर सर रात को देखी थी, मेरे पास स्क्रीनर आया था एंड आई कुडंट स्लीप। मतलब मेरे दिमाग में वो चीज़ चलती रही जी। वो जो एंडिंग थी, उसके बाद एंडिंग नहीं बताऊंगा बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको हिट करती है। हाँ। तो वो मैं एकदम आई वाज लाइक कि क्या था ये। अब इसके बारे में क्या बोलने वाले हो? तो सर पहले देख लेते हैं हाँ ना। देख लिए, बताइएगा, मैं वेट करेगा मुझे। आपने अपना ही मापदंड ऊपर कर दिया है। आपकी तरह ना, हाँ, आप ही इंस्पिरेशन है करेक्ट ना। करेक्ट, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू कीप रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ। और मुझे एक चीज और भी लगती है कि आज का दौर जहां रिव्यूज बड़े क्वेश्चनेबल होते हैं, ठीक है, आप अच्छा रिव्यू देते हैं तो कहते हैं पेड है, बुरा देते हैं पेड है। एक अच्छी फिल्म में अगर आपको किसी की परफॉर्मेंस अच्छी ना लगे, हाल ही में ऐसा हुआ, तो भी पेड है। मतलब देयर इज कोई वो नहीं रह गया। ऐसे में अगर हमें एक इंसान को खुद को, सॉरी टू इंटरप्ट, इंसान को खुद, एक्टर को खुद को पता होता है मैंने अच्छा किया या नहीं है किया या बुरा किया। अगर अच्छा नहीं किया और अच्छा रिव्यू आया है तो झूठ है, और अगर अच्छा किया और अच्छा रिव्यू नहीं आया तो भी झूठ है। सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। बट फिर भी मुझे अच्छा रिव्यू मिलता है आप जैसे अब इंसान तो से। सारे रिव्यूज मुझे लगता है सिग्नेचर, मतलब एक भी रिव्यू ऐसा नहीं होगा। नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, एक मुझे किसी ने लाके दिखाया, उसने मुझे मेरी परफॉर्मेंस को और मेरे फिल्म को 1 स्टार दिया। तो अब उससे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी कौन हो सकता है, उससे ज़्यादा जाहिल इंसान कौन हो सकता है ना? तो ठीक है, उसने अपना स्टैंडर्ड बताया, मेरा नहीं। मतलब आई डोंट नो कि इस तरह की फिल्म को देखकर आप, बट ठीक है, ठीक है, उसमें क्या, उनकी लोग अपनी choice है, मतलब, पीपल गेट हाँ। वांट टू गेट नोटिस समटाइम्स। समटाइम ऐसा होता है। जैसे भीड़ में कोई आपको नोटिस करना है, आप किसी को गाली दे दें तो आप नोटिस करेंगे, नेगेटिविटी बट सेल्स आप उतना ही देर तक आप उसको नोटिस करेंगे, दैट्स ऑल। आप उसको कभी किसी अच्छाई के लिए याद नहीं रखेंगे। तो टी सीरीज वालों, भैया पूछो पहला सवाल आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, दिस साइड आरती मिश्रा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जैसे कि इंडियन सिनेमा में इतनी फिनोमिनल फिल्म्स दी हैं, 500 से प्लस मूवी में आप लीडिंग और सपोर्टिंग रोल में एक्ट कर चुके हैं। तो अभी जैसे कि हम अवार्ड्स की बात कर रहे थे, तो आपको पद्मश्री मिला है, आपको पद्म भूषण भी मिला है, आपको बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले हैं। तो डज अवार्ड्स मैटर टू यू, मैटर्स यू अ लॉट? ऑफ कोर्स, अवार्ड्स ऑलवेज मैटर टू मी, और हमें सिखाया गया है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको अवार्ड मिलेगा। हम बचपन में स्कूल में बोला जाता, बेटा पढ़ाई कर, तू फर्स्ट आएगा तो तेरे को अवार्ड मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी अपना वो प्ले का किस्सा बताया कि मुझे बेस्ट एक्टर नहीं मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नहीं मिला, मुझे कॉन्सोलेशन प्राइज़ नहीं मिला। बट फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है कि अवार्ड से ज़्यादा होता है लोगों का प्यार। वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आई विल नॉट लाई टू यू, आई लव अवार्ड्स। आई फील दैट इफ़ आई वर्कड हार्ड, पर वो थोड़ी देर के लिए वो दुख रहता है, फिर उसके बाद मैं किसी चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मैं हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जेन्युइनली उस बात को बिलीव करता हूँ, बट इट मैटर्स टू मी। मुझे अच्छे लगते हैं अवार्ड जी। धन्यवाद। हिमकॉम वाले भी आ जाएं सवाल पूछने के लिए अब। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि पहला जो फिल्म का दौर था वो अलग था और अभी फिल्म का दौर बदल गया है। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं, बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस भी आए हैं। आपके हिसाब से अभी जो फिल्म का दौर चल रहा है वो पहले के दौर से इम्प्रूव्ड है या थोड़ा सा घट गया है? देखिए, हालात एक ज़माने में मेरी माँ अंगीठी पे खाना बनाती थी, है ना। आजकल माइक्रोवेव पे गर्म होता है, तो इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी है, क्योंकि अंगीठी पे बने हुए खाने का टेस्ट अलग होता था। आज टेस्ट वही होता है, उसको टेम्परेचर डाला, आधे मिनट के लिए ऑन रखा। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, जैसे टेक्नोलॉजी। आप इधर एबीपी के स्टूडियो में बैठे हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। आज से 25 साल पहले आप तो खैर नहीं होती, पर ऐसा हो नहीं पाता, स्टूडियो नहीं होता, एक ही चैनल था, दूरदर्शन था, वो बड़े फ़ायदे हैं। बट उस दौर में रिश्ते बनते थे, आज के दौर में रिश्ते नहीं बनते, एक्टर्स में खासकर रिश्तों में, क्योंकि मोबाइल नहीं होता था, वैनिटी वैन नहीं होती थी, मैनेजर्स वगैरह नहीं होते थे, तो सिर्फ बातें होती थी। पेड़ के नीचे बैठ के मेकअप करते थे, खाना एक साथ खाते थे। बट वो है ना कि किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन, किसी को आसमान नहीं मिलता।
हर इंसान जो इस दौर में होता है अपने पुराने दौर की तारीफ़ करता है, बिकॉज नॉस्टैल्जिया होता है। हम अंताक्षरी खेलते हैं तो सिर्फ पुराने गाने गाते हैं, क्यों? क्योंकि उस ज़माने को हमने याद किया होता है, महसूस किया होता है। बट आई थिंक देर आर सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट यू, अबाउट टुडेज टाइम. Today I get very fascinated when I do a FaceTime with some friend in Sydney. It's amazing. मेरी माँ कहीं भी चले जाए, मैं उनके किसी ब्रदर को या कज़न ब्रदर को बोलता हूँ जरा मेरी माँ से बात करा दो FaceTime पर. ये नहीं होता था, बात ही नहीं होती. पहले टेलीग्राम आते थे, मुझे याद है, मैं तो उस दौर में भी था जब टेलीग्राम आते थे, तो रात को टेलीग्राम आता तो सोचते थे कोई बुरी न्यूज़ आ रही है. चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, मेरे दादाजी मुझे चिट्ठियाँ लिखते थे, मैं चिट्ठियाँ लिखता था. अब एक मैसेज होते हैं. द ओनली डिफरेंस नाउ इज़, पहले हम एक्चुअली गले लगते थे, अब इमोजी भेजते हैं. पहले हम एक्चुअली मुस्कुराते थे, अब इमोजी भेजते हैं. पहले हम एक्चुअली किसी का दर्द महसूस करते थे, अब एक आंसू की इमोजी भेजते हैं. वो गलत है. थैंक यू सर. कई बार बर्गर और पिज्जा खाते हुए हम वो इमोजी भेजते हैं. हाँ, ऐसा भी होता है. करेक्ट. मतलब मोस्टली हम सब किस चीज़ें- सिचुएशन में हैं और कहाँ emojis कुछ have- आया है. Emojis have replaced real emotions, which is a sad thing to have. अच्छा सर, नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म जब होता है जो आई थिंक 190 कंट्रीज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी जी बिल्कुल. देखा जाता है, ठीक है, वहाँ पर जब एक फिल्म आती है जैसे विजय 69 आ रही है, आपको लगता है उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है? एक तो OTT लोगों के लिए ईजी हो गया, हम तुरंत वो देखेंगे कि अच्छा पिक्चर आई है, किस OTT पे आई है. आजकल तो सबसे पहले हमसे यही पूछते हैं किस पे है, ठीक है, हम थिएटर में किस OTT पे आई, तो लोगों को ये इंतजार रहता है. तो जब First of all, this is my first independent film on OTT, मतलब on Netflix, and I'm very happy that this is the film which is on Netflix, because ये बहुत मेरी one of my finest films है और करेक्ट प्लेटफॉर्म पे है. इसकी रीच बहुत कमाल की है, इसका प्रोफेशनलिज्म बहुत कमाल का है, इसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है. लोग इसको देखेंगे 190 कंट्रीज़ में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये क्या नाम इसका ट्रांसलेट होगी, डब होगी. और सिडनी में हमारी इस फिल्म का एक लाइव शो किया जा रहा है दिवाली से पहले. नेटफ्लिक्स इज़ प्रेजेंटिंग द फिल्म टू द लाइव ऑडियंस. बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. अब मैं तो कहता हूँ इस फिल्म को किसी भी भाषा में बनाया जा सकता है. सो आई एम वेरी थैंकफुल दैट YRF इज़ डिसाइडेड टू शो दिस फिल्म, बिकॉज उनका डील है और YRF इसका प्रोड्यूसर है. वो मेरी पेरेंट कंपनी में उसको बोलता हूँ. मैंने इतनी फिल्में यश राज में की हैं, बड़े दिनों बाद मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ. अक्षय की दूसरी फिल्म है, अक्षय रॉय के जो हमारे डायरेक्टर हैं, मनीष शर्मा जो इसके प्रोड्यूसर हैं. बट नेटफ्लिक्स विल टेक दिस फिल्म टू लॉट ऑफ प्लेसेस एंड इट विल गेट सो मच ऑफ लव, बिकॉज OTT पे फैमिली के साथ देखने वाली फिल्में जो है ना, उसमें से एक फिल्म ये होगी. सब बैठ के देखेंगे, बुज़ुर्ग, बच्चे, बूढ़े. और कहाँ एक ही दिन सिडनी, बर्मिंघम, चाइना, ये सब जगह फिल्म दिखाई दी जाएगी. तो कितनी मज़ेदार बात है. और नेटफ्लिक्स और यशराज की जो जोड़ी है वो जय वीरू टाइप है. जब भी इन्होंने पिछले 3 बार साथ में काम किया है, एंड दे ऑल हैव बीन Yes. सुपर सक्सेसफुल एंड क्रिटिकली अक्लेम्ड आल्सो. एब्सोल्युटली. एक तो नेटफ्लिक्स का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि ऑलरेडी चीज बहुत जगह तक पहुंच जाती है. जी जी जी. मतलब लोग देख लेते हैं, बट एक क्रिटिकल एक्लेम भी जो थोड़ा है, स्टाइल से भी काम करते हैं. दे हैव, आई लाइक द स्टाइल. बहुत अच्छा, अच्छे तरीके से काम करते हैं. उनका ऑफिस बहुत अच्छा बॉम्बे में, बहुत अच्छा ऑफिस है, मुझे अच्छा लगा. मैं LA के ऑफिस में भी गया हूँ, वो भी बहुत अच्छा है. आई लाइक, आई एम हैप्पी दैट विजय 69 इज़ ऑन नेटफ्लिक्स. उनके ऑफिस में जाके हमें बहुत गरीब टाइप महसूस होता है. तो उसके बाद लगता है कि यार हम कौन से ऑफिस पे काम कर रहे हैं, वैसा ही ऑफिस होना चाहिए. नहीं, ऐसा बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नमस्कार सर. सर आप एक आर्टिस्ट हो और अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फिल्म का जिक्र किया था कि हम आपके हैं कौन. उसी में आपके को एक्टर थे सलमान खान, जिनको हाल ही में काफ़ी थ्रेट्स मिल रहे हैं. तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जब एक आर्टिस्ट को थ्रेट्स मिलते हैं, वो भी कॉन्टीन्यूसली इतने सारे, तो आर्टिस्ट के लिए पर्सनल लाइफ में फोकस करना और प्रोफेशनल लाइफ में फोकस करना किस तरीके से मुश्किल हो जाता है? बेटा मैं यहाँ विजय 69 प्रमोट करने आया हूँ. मैं सिर्फ विजय 69 के बारे में बात करते हैं. सर आपने इतनी सारी मोटिवेशनल लाइंस बोली हैं और आपके तमाम इंटरव्यूज़ देखते हैं तो उसमें बहुत सारी मोटिवेशनल लाइंस हमें सुनने को मिलती हैं. आप रोमांटिक शायरी नहीं सुनते या हाँ, लिखते? सुनता हूँ मैं. क्या हम सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल दो बोल लाइन. सकता हूँ कुछ. बिल्कुल. तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठें सुबह चलें, ये झुकें शाम ढलें, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले. तुम ना आओ तो मरने की है 100 तदबीर, तुम ना आओ तो मरने की है 100 तदबीर, मौत कुछ तुम तो नहीं कि बुला भी ना सकूं. सर आपको आपकी गर्लफ्रेंड ने डिच किया था ना, आपने बोला था एक जगह.
इनका क्या सवाल है? आज पछताती होंगी वो। ऐसा कौन सा इंसान है जिसको किसी ने कभी डिच नहीं किया हो? क्या बात है। मोहब्बत का मतलब डिच होने के बाद ही समझ में आता है, अरे यार, ये तो मोहब्बत के है। दौरान नहीं आता है। वैसे वो मैं जब कॉलेज में था, मुझे भी को भी याद है, मैं जब कॉलेज में था तो एक बड़े इडियोटिक से हम नुस्खे ढूंढते हैं ना किसी लड़की से बात, और छोटे शहर में तो महीनों लग जाते हैं, आप पीछे चलते रहते हो किसी के पीछे। तो मैं क्या करता था, मैं कैंटीन में बैठ के किसी लड़की से जो मुझे अच्छी लगती थी, मैं उसको कोई जोक सुनाता था। तो जैसे वो हंसती थी मैं कहते मत करो ऐसा, हंसो मत। कहती क्यों? क्योंकि मैंने वो गाना सुना ना, वो हंस के मिले हमसे हम प्यार समझ बैठे। तो बोलो बेटा। हेलो सर, माय नेम इज़ रितु। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक्टिंग तो सर बहुत टाइप्स की होती हैं, बट जो मेन एक्टिंग मुझे आपकी अच्छी लगती है वो है, जैसे कि आपकी ओल्ड जो मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखती हूँ, तो उसमें एक संसार मूवी है, एक Yes. विवाह मूवी है सर, जिसमें फैमिली से रिलेटेड बहुत ही शानदार शो है उसमें। तो आपको फैमिली से रिलेटेड कोई शूटिंग करने में कैसा फील होता है सर? डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि जो आप फैमिली फिल्म बना रहे हो उसमें आसपास जो आपके भाई भाभी माँ बहन उनके साथ आपकी बनती है, मगर वही तो एक्टिंग का कमाल है कि आप बेशक फैमिली के ना हो। जैसे इस फिल्म में चंकी पांडे मेरे दोस्त हैं, तो आप एक्चुअल रियल लाइफ में भी दोस्त हैं, तो दोस्ती की हमको एक्टिंग नहीं करनी पड़ी विजय 69 में। जी बट संसार, आपने दोनों फिल्मों का जो नाम लिया, संसार और दूसरी कौन सी फिल्म थी? सर विवाह विवाह, दोनों बहुत बात- ही शानदार, तो जिसे विवाह देख के तो मैं मेरा खुद इमोशनल हो जाती हूँ। राजश्री प्रोडक्शन वाले तो मेरा परिवार है। मैं आज जो भी हूँ, सारांश जो है उन्होंने प्रोड्यूस की थी। इनफैक्ट राजश्री का जो ऑफिस है वो एक मंदिर की तरह है, बहुत शांति महसूस होती है। और सारांश, और जब संसार भी की थी, वो भी बहुत लोगों की बहुत फेवरेट फिल्म है, बिकॉज उसमें बहुत ही फैमिली की वैल्यूज़ को, फैमिली के ट्रेडिशंस को बड़े अच्छे प्यार ढंग से सिखाया गया था। डिपेंड करता है आप किस फिल्म को पसंद करते हैं। खोसला का घोंसला अलग किस्म की फैमिली थी, है ना। अभी यहाँ पर भी जहाँ भी जब भी किसी की ज़मीन जब्त होती है, खोसला का घोंसला का नाम आ जाता है अखबार। अब तो नोटों पे भी आपका नाम आ रहा है सर। नोटों पे भी नाम आ रहा है मेरे को। 2 करोड़ का सोना, मतलब वो पकड़े गए पकड़े गए, मगर, और 1 करोड़ 80 लाख रुपए वापस भी मिल गए। नहीं, 1 करोड़ 80 लाख का सोना भी मिल गया उनको वापस। थैंक यू सर। थैंक अगला मानसी। हाय सर मेरा सवाल ये है कि आपने सिग्नेचर फिल्म करी थी, तो उसमें आपका एक डायलॉग था, अपनों को खोने का डर क्या है, तो आपका कोई पर्सनल इंसिडेंट इससे? हमेशा होता है। जब मेरे फादर बीमार थे और हमको साइन करना था उनके DRI फाइन पेपर पे, DIR पे, DNR पे, सॉरी, तो वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में थे। तो वो रोज़ ही डर होता है। एक तो डर होता है जब कोई बीमार होता है, एक डर होता है जब कोई बीमार नहीं भी होता कि अगर मैंने इनको खो दिया तो क्या होगा। एक जो मन आपको उस डर पे ले जाता है। बट वो तो है ही, जो आया है उसको जाना है, बट उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते हम। माँ बाप कभी सोचते हैं कि माँ बाप के बगैर रह लेते हैं। अब जैसे मेरे फादर की जब डेथ हुई थी, मुझे लगता था कि मैं कैसे जीऊँगा, पर जी रहे हैं हम जीते हैं। किसी को मिस करते हैं तो जीते हैं। दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू सर। पर ये समझ अनफॉर्चुनेटली लाइफ जीने के बाद ही आता है। आपको किसके खोने का डर है? पेरेंट्स। है ना, हाँ होता है। बट इसीलिए मैं कहता हूँ कि while they are there, give them all the love and respect that you need to give. थैंक यू सर। तो विशाखा नेक्स्ट। सर ये बहुत हेलो सर। थोड़ा डिप्रेस थी। मैंने कहा कि आप ऑफिस में आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं जाके कुछ मोटिवेशन लेना चाहती। डिप्रेस नहीं, थोड़ी बीमार थी अभी। तो जैसे ही मुझे अमित ने बोला कि यू आर कमिंग, जी, आई वाज लाइक, इन जनरल आई डिच हिम ऑफन फॉर shows like this. Very good. But शोज के लिए सिर्फ डिच। हाँ ठीक है। okay, I have a husband. Okay, अरे बाप रे, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की क्या नहीं, जरूरत है? I have to बेचारा tell him, I have to वो tell him. मजाक कर रहा था। हाँ। हाँ सर, तो द रीज़न आई एम योर सर कि यू नो जनरली वी सी यू मोटिवेशनल मूवीज़ भी होती हैं, और एक्टिंग इज़ लाइक जैसे अभी आप विजय 69 कर रहे हो, तो इट्स लाइक क्वाइट इंस्पायरिंग। एंड ऑनेस्टली अभी के टाइम में भी वी हैव रीच्ड एन एज, career path and everything, but then also you see so many people around you achieving so much, and then you know you're taking that teeny steps and still doing your bit, right? So your acting is like very 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 natural. So I feel that all the incidents that you have shared, अभी आपने शेयर किया कि बचपन में पेरेंट्स का ऐसा रहा, so how
have you coped up with it and still bringing this thing on? Like, this was natural since beginning, but still, like you're doing this film, Vijay 69, and it's still there. So how have you coped up with this? to So I bring will say that natural I was flow? very happy that I was born in a poor family. And I was very happy that I was born in a small town. And I was very happy that I was born in a small town in a hill station. Life is very simple in a hill station in a small town. And we were very poor, हम बहुत गरीब थे. अब तो नए नए नाम हो गए गरीबों के, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास. पर तब लेट 50s में और अर्ली 60s में या तो आप गरीब होते थे या अमीर होते थे. तो हम 14 लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे. तो मैं देखता था यार हम सब बड़े खुश हैं, हम गरीब हैं मगर खुश हैं. तो एक दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा कमाल का जवाब दिया था. उन्होंने कहा बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है. सो आई थिंक माई लाइफ आई डिड नॉट, इवन दो आई एम इन ए वर्ल्ड ऑफ मेक बिलीफ, आई एम इन ए वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल performances, I'm in a world of where you exaggerate things, but the most important thing is that I don't let go of that small town boy from me, within me. वो मेरे को जिंदा रखता है, वो मेरे को बरकरार रखता है, वो मुझे रियल रखता है. फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकती हो? हाँ जी, कुछ भी पूछ सो सकते हैं. हाउ इज इट लाइक कोपिंग अप मैकेनिज्म कैसा होता है इस चीज से कि उस चीज को बरकरार रखना और आसपास जब वो दैट. आप दुनिया से झूठ शायद. बोलो, अपने आप से झूठ मत बोलो. ओके दैट्स बस, इट. खत्म थैंक हो यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. अनुराधा, और 14 लोगों की जो फैमिली है वो एक ही टॉवल यूज करती है. हाँ करेक्ट. तो वो दौर भी यार था. तुम कहाँ से ढूंढते हो सब अरे चीजें? सर, मैं आपका शायद मैंने कोई ही इंटरव्यू होगा जो मैंने नहीं सुना होगा. वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सर. यस माय डियरेस्ट. हेलो सर. सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि विजय 69 में काम करके आपको OTT और बिग स्क्रीन में क्या फ़र्क लगा? नहीं, मैंने एक्टिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से नहीं की थी. मैंने तो एक्टिंग के हिसाब से की थी, जो उसकी ज़रूरतें थी, कैरेक्टर की ज़रूरतें थी, वो ट्राई की थी. अब वो उस प्लेटफॉर्म पे जा रही है, वो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट इट हैज़ हैपेंड फॉर नेटफ्लिक्स. बाकी एक्टिंग आप प्लेटफॉर्म के हिसाब से नहीं कर सकते. जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं स्टेज पर अलग एक्टिंग करनी होती है, लाउड करनी होती है, सिनेमा करनी होती है. आजकल ऑडियंस को सब समझ में आ गया है. इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे एवेन्यूज़ हैं. आज की ऑडियंस बहुत समझदार और पढ़ी लिखी है, इसलिए इट्स और ज़्यादा सोच समझ के एक्टिंग करनी पड़ती है. तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया मुझे. नेक्स्ट पीछे. हाँ आ जाओ भाई. हेलो सर. मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको सारांश जैसी फिल्म से पहचान मिली है जिसमें आपने एक पिता का रोल निभाया था, जबकि आपकी खुद की उम्र 28 साल थी. तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था उस दौरान? बड़ी चुनौतियाँ थी जी. मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास रहने को जगह नहीं थी और मुझे फिल्म से एक्चुअल शूटिंग से 10 दिन पहले निकाल दिया था. फिर मैंने डायरेक्टर साहब को गालियाँ दी थी, शराब दिया था, तो मुझे वापस मिला था. और मैं शादीशुदा नहीं था, मेरा कोई बच्चा नहीं था. और कहानी एक ऐसे बुज़ुर्ग बाप की थी जिसने अपना जवान बेटा अमेरिका में खो दिया था. बट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड इन एक्टिंग इमोशनल मेमोरी. तो इमोशनल मेमोरी को मैंने काम किया था. मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठता था. मैंने 6 महीना रिहर्सल की थी कि कैसे बुज़ुर्ग आदमी. देखिए थिएटर में बुज़ुर्ग आदमी का रोल करना आसान होता है क्योंकि ऑडियंस समझ जाती है कि थोड़े बाल सफ़ेद किए हुए हैं, थोड़ा लाठी पकड़ के चल रहा है, ये बुढ़ा है प्लेट पे. उसमें सिनेमा में रियलिज़म बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो फॉर दोज 50 days आई वॉज बीवी प्रधान ऑफ सारांश. हर दिन चुनौती था, मगर एक सामने एक सुनहरा समय भी दिखाई दे रहा था, सुनहरा फ्यूचर भी दिखाई दे रहा था. तो इसलिए चुनौतियों को चेंज करना और उनको ढालना अपने आप को, उनमें बड़ा मज़ेदार काम होता है. थैंक यू सर. सवाल बड़े सारे हैं सर, लेकिन वक्त थोड़ा कम है. जी तो जी, इशारे लास्ट हो रहे में हैं. आपके दादाजी की एक लाइन, मेरा ख्वाबों नाम में अवंतिका कंजूसी है. मत करना. जी सर नमस्कार सर, मेरा नाम अवंतिका है. तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने हर टाइप्स की मूवी की है, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, और कभी कभी तो आपने लाइक विलेंस के रोल्स भी किए हैं. हाँ. तो अगर हम भी लाइक मेरी मम्मी मेरे बगल में बैठ देती थी तो ऐसा बोलती थी, उन्होंने रियलाइज होता कि आपका ये मतलब आप ये रोल्स भी कर सकते हैं. कहते ये तो बुरा हो ही नहीं सकता क्योंकि अरे आपको वाह. हमेशा से एज अ फैमिली में एक अच्छी फैमिली वाली मूवी करते हुए देखा गया. तो व्हाट डू यू थिंक
आपको क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस टाइप की मूवीज़ करने में मिला? पहले तो मैं आपकी माता जी की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उनका टेस्ट बड़ा अच्छा है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपकी माता जी का? राजकुमारी सिंह। राजकुमारी जी को मेरा प्यार देना, मेरा नमस्कार Thank you कहना। so much, sir. मैं अच्छा इंसान हूँ अंदर से। मेरे पिताजी बहुत अच्छी बात बोलते थे कि दुनिया में सबसे आसान चीज़ है किसी को खुश करना, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर इंसान को मैं खुश करने में कामयाब रहूँ। चलिए, समय बट बहुत आई एम अब वेरी कम है। इम्प्रेस्ड विद ऑल ऑफ यू। कितना कॉन्फिडेंटली आपने सवाल पूछे हैं, कितने कॉन्फिडेंटली आपने बात की है। ये आजकल की जनरेशन की खासियत है। बस अब इतने ही कॉन्फिडेंटली अपने माँ बाप का ख्याल रखना, आपको कसम है। तो सर उतनी तालियां हमारे किसी शो में बजी नहीं होंगी जितनी आपकी एक एक लाइन पे बजी। हाउ वंडरफुल। लास्ट में मैं यही कहूँगा आपके दादाजी की लाइन की, ख्वाबों में कंजूसी मत रखना। हाँ, और इसी तरीके से आप हमें एंटरटेन करते रहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे हर आपसे बार- बात करके, हमेशा अच्छा लगता है। Thank you so आज भी much, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टैंडिंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम एंड लिसनिंग टू मी। एंड आप में से 50% से ज़्यादा मार्क्स कितने लोगों के आए? हाथ खड़ा करिए। माय गॉड, ऑलमोस्ट। और 60% से ज़्यादा? ओ माय गॉड, 70% से ज़्यादा? फिर भी आप वहाँ खड़े हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे तो विजय 69 मेरे कभी 38% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, मगर आप सोचना कि एक दिन आपको भी यहाँ बैठना होगा और कोई आपका इंटरव्यू करेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ऑनर।